तो आज हम जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। जड़त्व आघूर्ण, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो आपको जड़त्व का मतलब तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो जड़त्व है जिसको इनर्शिया बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि कोई चीज़ अगर वो मोशन में है तो वो रुकने का विरोध करेगी, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, कोई चीज़ अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, और कोई अगर मोशन में है, अगर कोई गतिशील है तो वो रुकने का विरोध करेगी, और अगर कोई रुकी हुई है तो वो गतिशील होने का विरोध करेगी। तो इस ये जो प्रॉपर्टी होती है वस्तु की, ये जो गुण होता है उसको बोलते हैं जड़त्व। और जब ये गुण, आगुण का मतलब होता है घूर्णन गति, और जब ये गुण कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, अगर उसके अंदर इस गुण को देखते हैं तो उसको बोलते हैं जड़त्व आगुण। वस्तु का क्या होता है? जड़त्व आगुण। इसका मतलब कोई वस्तु घूम रही है और वो घूमती है तो वो अपने रुकने का विरोध करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व आगुण। या फिर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो अपने घूमने का विरोध करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? जड़त्व आगुण। जैसे कोई, ये एक डंडी है, इस पर कोई ये रस्सी बांध दी और यहाँ पर एक कोई पत्थर बंधा हुआ है। अब इसको जोर जोर से घुमा रहा है तो ये पत्थर ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे 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 रोटेट करेगा। तो ये इसकी इससे फिक्स दूरी है, मान लो 2 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये वाली जो पॉइंट अपनी ये लकड़ी है या फिर डंडी है, इससे इसकी जो पत्थर की दूरी है वो फिक्स है, पत्थर 2 मीटर पर ही घूमेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स है। तो ये जो पत्थर है ये इस डंडी के या फिर इस वाले पॉइंट के अराउंड जो है वो घूम रहा है। तो जिस पॉइंट के अराउंड घूमते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस, या इसको रोटेशन ऑफ एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आर ओ आर लिख दिया, इसको आर ओ ए बोलते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन ऑफ एक्सिस। जिस पॉइंट के कोई पिंड या फिर कोई वस्तु जिस पॉइंट के अराउंड घूमती है, जिस पॉइंट के चारों तरफ घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये फिक्स होता है, ये अपनी जगह क्या होता है? फिक्स होता है, पोजीशन में फिक्स होता है। जड़त्व आघूर्ण भी इस रोटेशन ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, क्योंकि ये पत्थर घूम रहा है तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस रुका हुआ है, तो ये इस पत्थर की गति का विरोध कर रहा है, इसको रोकना चाहता है ये पत्थर को। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन अक्ष। गुण होता है उसको आई से शो करते हैं। आई, इसको बोलते हैं जड़त्व गुण। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जड़त्व गुण, उसको आई से शो करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम क्या है, जो वस्तु घूम रही है उसका क्या है? मास या फिर द्रव्यमान। जो वस्तु घूम रही है उसका द्रव्यमान। और आर क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सिस से जो वस्तु है उसकी दूरी। रोटेशन ऑफ एक्सिस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? आर ओ आर, रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस से जो वस्तु की दूरी है उसको लेना है आर। जैसे ये अपनी एक रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये आर दूरी पर ये एक एम मास का एक पत्थर है, ये चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? आई बराबर एम क्या है? इसका मास है, ये एम रख देंगे इसका मास। अगर 5 kg है तो 5 kg रखेंगे, 10 kg है तो 10 kg रखेंगे। और इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये अपना क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सिस आर ओ आर है, आर ओ ए रोटेशन ऑफ एक्सिस है। इसकी पिंड की रोटेशन ऑफ एक्सिस से दूरी आर है, तो इस दूरी का स्क्वायर करेंगे, यही अपना क्या होगा? जड़त्व गुण। अब आपको यहाँ पर इसकी यूनिट तो दिख रही होगी। यूनिट क्या है? जैसे आई की यूनिट क्या होगी? इस वाली टर्म के बराबर होगी। भाई इधर वाले बराबर के, इधर वाली जो टर्म है उसकी यूनिट बराबर के उधर वाली टर्म के बराबर होगी। तो आई की यूनिट या जड़त्व गुण की यूनिट होगी। एम का मतलब क्या? एम की यूनिट क्या थी? किलोग्राम। और आर क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस किसमें होगा? मीटर में। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का क्या है? स्क्वायर है। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो किलोग्राम जो होता है उसकी डायमेंशन होती है m1, और दूरी का स्क्वायर है, दूरी को किससे डिनोट करते हैं? l से। तो l का क्या हो जाएगी? पावर 2 हो जाएगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन या विमा क्या हो जाएगी? विमा हो गई इसकी। तो इसका गणितीय फॉर्मूला अपन ने देख लिया। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है वो अपन ने देख लिया। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है वो अपन ने देख लिया। अब अपन जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय के बारे में बात करने वाले हैं। प्रमेय मतलब थ्योरम। जड़त्व आघूर्ण की, किसी भी वस्तु को जड़त्व आघूर्ण निकालने से पहले अपने को 2 प्रमेय के बारे में पता होना जरूरी है, और इसकी 2 ही प्रमेय है। तो फर्स्ट वाली प्रमेय जो है उसका नाम है समकोणिक अक्षों की प्रमेय। और पहली बात तो ये 2D या 2 डायमेंशन वस्तुओं पर ही काम करती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस पर वर्क करेगी ओनली 2D वस्तुओं पर ही वर्क करेगी, 3D पर काम नहीं करेगी। अब ये प्रमेय होती क्या है वो अपन बात करते हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस तो आपको पता ही है। अब जिस अक्ष के अराउंड जो है अपनी वस्तु घूमती है, जिस अक्ष के चारों ओर घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। जैसे इस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु का, ये मान लो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये वस्तु ऐसे 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 घूम रही है इस अक्ष के चारों तरफ, ऐसे 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 घूम रही है, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ऐसे घूम रही है वस्तु। तो ये इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया। या फिर मान लो, इसको मान लेते हैं अपन आई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, और इधर इसके परपेंडिकुलर मान लो ये वाई एक्सिस है,
और इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस क्या है, इस ऑब्जेक्ट के तल के अंदर, प्लेन के अंदर ही है, इसके तल में है, वस्तु के तल में है, मतलब वस्तु जिस तल में पड़ी है उस तल में है। वाई एक्सिस भी क्या है, वस्तु के तल में है, लेकिन जेड एक्सिस क्या है, इस वस्तु के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। इस वस्तु की क्या है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। तो इसको जेड वाली एक्सिस को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं अपन रेड कलर से। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे और आपको थोड़ा सा कंफर्म करते हैं, जैसे ये कोई आयत है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है ये एक्सिस जेड वाली। तो इसके तल तो ये रहा, इसका तल ये रहा, इस तल के बाहर की तरफ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रमेय क्या बोलती है कि जो तल के, वस्तु के तल के लंबवत जो अक्ष है, घूर्णन अक्ष है, उसका जड़त्व आघूर्ण का मान वस्तु के तल में उपस्थित दो घूर्णन अक्ष, जैसे ये वस्तु के तल में घूर्णन अक्ष है और ये भी वस्तु के तल के अंदर घूर्णन अक्ष है, इन दोनों के घूर्णन अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के मान के योग के बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए इसका जड़त्व आघूर्ण 5 mr² आ गया, इसका जड़त्व आघूर्ण भी मान लो 5 mr² आ गया, तो इस एक्सिस के अराउंड जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड जो जड़त्व आघूर्ण उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी 5 mr² रखेंगे और यहाँ पर भी 5 mr² रखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 mr²। तो ये इस एक्स के अराउंड जो जड़त्व आघूर्ण होगा जेड एक्सिस के अराउंड, वो कितना आएगा अपना, 10 mr² आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये यहाँ पर मान लिया जाए ये 20 mr² है और अपने को पूछे एक्स एक्सिस के अराउंड जो जड़त्व आघूर्ण है वो बताओ, तो 20 है तो ये वाला कितना होगा, 10 होगा, ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो उस टाइम पे इसको क्या करना है, 10 mr² करना है और इस वाले एक्सिस के अराउंड भी क्या होगा, 10 mr² होगा। तो आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। आगे अपन इसको अप्लाई करके देखेंगे। अब दूसरी प्रमेय की बात करते हैं। दूसरी थ्योरम की दूसरी प्रमेय की बात करते हैं। जैसे ये अपना कोई एक रिंग है, इस रिंग का ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से जो अक्ष निकल रही है उसका जड़त्व आघूर्ण ये है, अपने को दे रखा है, मान लिया जाए आई सेंटर ऑफ मास है। अगर अपन इस अक्ष को यहाँ खिसकाते हैं, मान लिया जाए इसको इसके अराउंड ना घुमा करके, ये जो आर दूरी पर जो परिधि को स्पर्श कर रही है रेखा, इसके अराउंड ये ब्लैक वाली है, इसके अराउंड अगर इसको रोटेट करवाते हैं, इसका जड़त्व आघूर्ण मान लिया जाए आई है, तो इस आई की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है इसकी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू देगा अपने को, और इसकी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू पूछेगा आई की। तो आपको ध्यान रखना है आई जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ मास का जो जड़त्व आघूर्ण है वो प्लस इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो, और इसको कितना दूरी खिसकाया आपने उसके स्क्वायर के बराबर होगी। इसका जो मास है वस्तु का वो, और इस सेंटर ऑफ मास से इस रोटेशन ऑफ एक्सिस को कितना खिसकाया, भाई मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से इस रोटेशन ऑफ एक्सिस को 8 दूरी पर खिसकाया, इस दूरी का स्क्वायर करना है और दोनों का मल्टीपल करके सेंटर ऑफ मास वाले में ऐड कर देना है। क्योंकि अपन ने क्या किया, इस लाइन के समांतर ही तो इसको खिसकाया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रमेय को समांतर अक्ष प्रमेय बोलते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, समांतर अक्ष प्रमेय सभी वस्तुओं पर लागू होती है, चाहे 2D हो चाहे 3D वस्तु है, वो सब पर लागू होगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ वस्तुओं के बारे में, कुछ वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो अब इन दोनों प्रमेय को अप्लाई करने वाले हैं। तो अब अपन बात करते हैं 2D वलय है, वलय मतलब एक रिंग है, ये अपनी रिंग है, ये 2 डायमेंशन है, आपको ये ध्यान रखनी है। 2 डायमेंशन एक रिंग है और इस वलय का आपको एक कोई जड़त्व आघूर्ण याद रखना पड़ेगा। सबसे इजी यही होता है कि इसका जो वलय है, ये वलय है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष और इस वलय के तल के जो लंबवत है, मतलब इस वलय के ये प्लेन हो गया इसका रिंग का, इसके तल के लंबवत मतलब ये बाहर की ओर आ रही है, रिंग के बाहर की ओर आ रही है, इसका जड़त्व आघूर्ण अपन याद करेंगे। ये वलय हो गई, ये वलय हो गई, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर जो अक्ष आ रही है, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, इसका नाम क्या है, वलय के तल के लंबवत, वलय के तल की लंबवत बाहर की ओर और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। तो ये नाम अपन ने क्यों लिखा, तो इस नाम को समझना पड़ेगा आपको। पहली बात तो ये वलय है, इसका ये तल है वलय का, और ये पॉइंट जो है ये वलय का सेंटर मास हो गया। तो वलय के तल के लंबवत अपनी रोटेशन ऑफ एक्सिस ये है जो एरो बना रखा है, इसके अराउंड घूम रहा है। तो वलय के तल के लंबवत बाहर की ओर आ गई और सेंटर मास से गुजर रही है। इसका जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा, सेंटर मास से गुजरने वाली अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का मान होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना होता है, mr² होता है। कितना होता है, mr²। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
आपको अब ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, वलय के तल के लंबवत जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है mr²। तो ये एक डायग्राम तो आपका कंप्लीट हुआ है। तो इसका जो ये जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है अपनी, इसके जड़त्व आघूर्ण का मान कितना हो गया mr²। अब एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है अपना। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये अपनी वलय हो गई और ये इसका व्यास हो गया वलय का। अगर वलय के व्यास के सापेक्ष कोई सेंटर ऑफ मास से कोई अक्ष गुजर रही है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है, अपनी वलय है ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है चारों तरफ इसके, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये लंबवत अक्ष है और मैं इसको तल के अंदर लेके आ गया। तो अभी अपन ने पढ़ी थी कि अगर ये वलय के तल के लंबवत है, इसका मान mr² है, तो इस वलय के तल के अंदर जो दो होती है, ये मान लो ix है और ये iy है और ये iz है। तो अभी देखा अपन ने ix क्या हो जाएगा, इसको दो भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा mr²/2 और ये भी कितना हो जाएगा mr²/2। तो इस अक्ष के वलय के तल में व्यास के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष, इसका पूरा नाम लिखेंगे, वलय के तल में है और व्यास से गुजर रही है, व्यास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, तो इसकी जड़त्व आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा mr²/2 mr²/2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन ने दो चीज़ें कर ली वलय के ऊपर। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मान लिया जाए ये वलय है और इसके सेंटर मास से तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण का मान mr² है। अब मैं इस सेंटर ऑफ मास से इस रोटेशन ऑफ एक्सिस को r दूरी पर किसका देता हूँ, मतलब यहाँ पर रोटेशन ऑफ एक्सिस बना देता हूँ। तो इसके जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना अपने को, इस रोटेशन ऑफ एक्सिस की जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका कितना था mr², मैंने इसको समांतरी किसका है, पैरेलल किसका है, तो समांतर अक्ष पर में लगा दो। कितना किसका है, r दूरी पर किसका दिया, तो वो mr² थी। तो इसमें फिर क्या ऐड करेंगे भाई, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस जितना किसका आया उसकी दूरी के स्क्वायर के और उसके द्रव्यमान के गुणनफल करेंगे। तो भाई सेंटर ऑफ मास से कितना है mr² है, प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे mr² और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2mr² आ जाएगा। तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा 2mr² हो जाएगा। अब वलय की एक और बात करते हैं भाई, ये रिंग का एक और पॉइंट है, इसका जड़त्व आघूर्ण भी बताना है। ये क्या बोल रहा है, पॉइंट से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बोल के रहा है तल में स्थित, मतलब ये अपनी वलय हो गई, इस तल में ही स्थित होना चाहिए। रोटेशन ऑफ एक्सिस मतलब या तो ये ऐसे होना चाहिए या ऐसे 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 होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष। तो इस वलय की तो स्पर्श रेखा तो यही होगी, वलय की जो परिधि से होकर के गुजर रही है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और पहली बात आपको बता दूं, ये तल में है ना, इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसका 90 डिग्री एंगल नहीं है ना, इसके तल के अंदर ही है। या फिर इस डायग्राम को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये स्पर्श रेखा है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अगर इसके अराउंड रोटेट करी, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो आपको अभी जस्ट बताया कि ये मान लो ये व्यास सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा है, इसका जड़त्व आघूर्ण का मान अभी अपन ने देखा था कितना था, mr²/2 था, mr²/2। तो इस व्यास से इसको किसका ही तो है अपन, इसके समांतरी तो है, इस वाले व्यास के समांतरी तो है। तो समांतर अक्ष पर में लगा देंगे तो इसकी जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है उसका जड़त्व आघूर्ण कितना है mr²/2 है। भाई जिसको इसको तो किसका है, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, ये सेंटर ऑफ मास इसका, तो mr² प्लस कितना इसका मास है m और कितनी दूरी किसका है r, तो उसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसको ऐड करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण वो कितना आएगा 3/2 mr² आएगा। कितना आएगा 3/2 mr²। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये वलय है, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर है, उसका जड़त्व आघूर्ण mr² है। अगर तल के अंदर ही कोई व्यास से गुजर रही है तो उसके जड़त्व आघूर्ण का मान mr²/2 है। अगर तल के लंबवत ही स्पर्श रेखा है तो उसके जड़त्व आघूर्ण का मान कितना है 2mr² है, क्योंकि इसकी पैरेलल किसका है तो mr² ऐड करेंगे। अब स्पर्श रेखा जो तल के अंदर ही है, जो अभी जस्ट अपन ने निकाला ये वाली रेखा, इसकी जड़त्व आघूर्ण का मान कितना आया 3/2 mr² है। अरे जिसके पैरेलल किसका रहे हो उसको ऐड कर दो, इस वाली के पैरेलल ये है तो इस वाली में mr² ऐड कर दो, और इस वाली के पैरेलल ये है तो इसमें mr² ऐड कर दो। जिसके पैरेलल किसका रहे उसमें mr² ऐड करना है आपको। तो ये चारों मैंने यहाँ पे एक बार और बता दिया आपको। अब अपन बात करते हैं डिस्क की। किसकी बात करेंगे, वर्ताकार चकती या डिस्क की बात करने वाले। होती वलय की जैसी है लेकिन चकती थोड़ी सी मोटी होती है वलय से। तो मैं आपको चारों यहीं पे समझा देता हूँ, आपको एक याद रखनी है बस, केवल ऐसी होती है चकती, वलय से थोड़ी मोटी होती है। आपको एक ही याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी बहुत ईजी है। आपको यही याद रखना है, ये वाला जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है इसका नाम क्या है, चकती के, ये चकती है, इसका ये प्लेन है, तो चकती के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ये अपनी ओर आ रहा है। जैसे ये चकती है, इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है चकती से,
और ये सेंटर ऑफ मास इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है चक्ति का। तो वलय के ये चक्ति के तल के लंबवत सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष का जो जड़त्वागुण है, घूर्णन अक्ष का जड़त्वागुण है, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी कितनी होती है, mr²/2 होती है। कितनी होती है, mr²/2। सेकेंड बात करते हैं अपन ये वाली अक्ष, ये भी क्या है, इस चक्ति की क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका नाम क्या है, चक्ति के तल के लंबवत। ये तो तल हो गया, इसके लंबवत परपेंडिकुलर है, तो चक्ति के तल के लंबवत स्पर्श रेखा से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। तो इसको अपन ने इतना ही तो किसका आया, तो ये दूरी कितनी है, r दूरी है, इसके पैरेलल ही तो है ये दोनों। इसका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से जो गुजर रहा है उसका जड़त्व आघूर्ण है, उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना m, और m इसका द्रव्यमान है, चक्ति का द्रव्यमान मान लिया अपन ने m है, तो m इसका द्रव्यमान हो गया, और कितनी दूरी किसका है, r, उसका स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3/2 mr²। कितना आ जाएगा, 3/2 mr²। तो आपको ध्यान रखना है कैसे निकाला अपन ने, इसके पैरेलल ये है तो mr² ऐड कर देना है, क्योंकि अपन ने समांतर अक्ष वाली फॉर्मूला लगाई यहाँ पे। अब ये तो तल के लंबवत हो गए दोनों। अब तीसरा बात करते हैं अपन, जैसे ये वाली अक्ष है, ये वाली अक्ष ऐसे रोटेट हो रही है, ये तल के अंदर ही है, इसके प्लेन में ही है, चक्ति के इसके क्या है, प्लेन में है। तो इसका नाम क्या होगा, चक्ति के तल में स्थित व्यास के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र से सेंटर मास से गुजर रही है, और ये व्यास ही तो है, इसका डायमीटर ही तो है। तो चक्ति के तल में स्थित है और व्यास के सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली ये घूर्णन अक्ष है। इसके जड़त्व आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान है जब अपन लंबवत से तल के अंदर जाते हैं तो आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और इसके जैसा ही कोई वाई एक्सिस होगा, तो वो पर में लगाएंगे अपन समकोण अक्ष वाली पर में। तो उसमें क्या करेंगे, इसका जो जड़त्व आघूर्ण है उसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो इधर वाला वाई एक्सिस वाला जड़त्व आघूर्ण और एक एक्स एक्सिस वाला जड़त्व आघूर्ण, तो उसका आधा करेंगे, कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो कितना आएगा, mr²/4। तो इसके जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, mr²/4 होगा। तो चक्ति के तल में स्थित व्यास के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, mr²/4। एक और है इसका पॉइंट, ये वाला, इसको घूर्णन अक्ष माने तो फिर क्या होगा, मान लिया जाए अपनी रोटेशन ऑफ एक्सिस ये है। अब इसके जड़त्व आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे, भाई इस वाली के पैरेलल ही तो ये, तो इससे कितना शिफ्ट किया अपन ने, r दूरी पर शिफ्ट किया, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रही थी। अब ये स्पर्श रेखा पे इसका नाम क्या है पहले तो इसका नाम है चक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो क्या करेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली का जड़त्व आघूर्ण कितना है, mr²/4। इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसका मास चक्ति का, प्लस कितना किसका है अपन ने, r दूरी पर किसका है उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 5/4 mr²। तो ये चक्ति भी। अब अपन खोखले गोले की बात करते हैं। दूसरी अपनी आकृति क्या है, खोखला गोला या गोलीय कोश भी बोलते हैं इसको, खोखला गोला, इसको क्या बोलते हैं, गोलीय कोश। मतलब जो गोला अंदर से क्या हो, बिल्कुल खाली हो, खोखला हो, उसको क्या बोलते हैं, खोखला गोला। तो ये अपना खोखला गोला है। आपको इसका भी एक ही जड़त्व आघूर्ण का मान याद रखना है। ये एक इसकी क्या है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये मान लिया जाए रोटेशन ऑफ एक्सिस है। ये इसके सेंटर ऑफ मास, बस गोले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसका नाम क्या होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस का, खोखले गोले के सेंटर ऑफ मास से ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण। इसका मान कितना होता है, 3 mr²। कितना होता है, 2/3 mr² होता है। एक याद रखना है, इसके दो ही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, दो ही पॉइंट है खोखले गोले के। अगर मान लिया जाए रोटेशन ऑफ एक्सिस ये वाली हो, रोटेशन ऑफ एक्सिस कौन सी हो, ये वाली हो, ये वाली रोटेशन ऑफ एक्सिस हो, तो इस वाली रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या है नाम, कि खोखले गोले के स्पर्श रेखा, ये खोखला गोला है, इसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। तो इसका ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसको कितना किसका है, मान लिया जाए गोले की त्रिज्या r है, तो r दूरी पर किसका है, तो इसको कैसे निकालेंगे, समांतर अक्ष वाली परमे से निकाल देंगे अपन। कैसे निकालते हैं, समांतर अक्ष वाली परमे क्या होती है, किसी भी अक्ष का जड़त्व आघूर्ण का मान उसके समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के मान के अंदर क्या करो आप, उसके वस्तु का द्रव्यमान ऐड कर दो और जितना उसको किसका आ रहा है उसकी दूरी का स्क्वायर ऐड कर दो, दोनों का मल्टीपल करके इसमें ऐड कर दो। तो इसका जड़त्व आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो I बराबर सेंटर ऑफ मास का कितना है, 2/3 भाई एक याद रखना है, 2/3 mr² प्लस mr² करेंगे तो इसकी जड़त्व आघूर्ण का मान कितना आएगा, 5/3 mr²। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, कितना आएगा, 5/3 mr² आएगा। तो ये याद हो गया होगा। समांतर अक्ष वाली भाई दो परमे का ही कमाल है सारा, बस एक एक याद रखना है आपको। एक तो वलय का याद रखना है, ये वलय थी और इसके द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष कितना था, mr² था। फिर उसके बाद में चक्ति थी, चक्ति के द्रव्यमान केंद्र से जो लंबवत है तल के उससे गुजरने वाला कितना था, mr²/2 था। ये एक एक याद रखना है। फिर बाद में क्या था, खोखला गोला था, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का कितना था, 2/3 mr²। बाकी सब परमे से आएंगे, एक भी याद नहीं रखना, बाकी ये एक एक याद रखना है आपको, और यही याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद बात करेंगे अब ठोस गोले का।
ठोस गोले के बारे में बात करेंगे। ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है, फिर ये गोला है, मान लो ये ठोस है, ठोस मतलब अंदर से भरा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो आपको ध्यान रखना है ठोस गोले के सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के जो जड़त्व आघूर्ण का मान होता है वो होता है 2/5। कितना होता है? 2/5 mr² होता है, ये याद रखना है। कितना होता है? 2/5 mr²। ठोस गोले की बात कर रहा हूँ मैं। और अपने को दूसरा पॉइंट क्या है कि ये वाली अक्ष इसके जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। मान लिया आई है और ये क्या है? सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का मान है 2/5 mr²। इसका कैसे निकालेंगे? वही समांतर अक्ष पर में लगा दो आप, कितना दूरी किसका है सेंटर ऑफ मास, रोटेशन ऑफ एक्सिस को r दूरी किसका है सेंटर ऑफ मास से। तो क्या करेंगे? आई कैसे निकालेंगे? आई बराबर क्या होता है? आई सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मान लिया मास m है, इतनी दूरी किसका है r, उसका स्क्वायर करेंगे तो आई कितना आएगा? आई बराबर आएगा 2/5 प्लस mr², इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7/5 mr²। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7/5 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालेंगे अपन, क्योंकि ये समांतर है और समांतर अक्ष वाली पर में क्या बोलती है? सेंटर ऑफ मास का जड़त्व आघूर्ण लगा दो प्लस द्रव्यमान लगा दो वस्तु का, और उसको कितनी दूरी किसका है उसका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। आपको एक एक याद रखना है, इसका कितना था? 2/5 और उसका खोखले गोले का कितना था? 2/3 था, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला। अब इसके बाद में एक बात और बता दूं मैं तुमको, ठोस बेलन और खोखले बेलन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। अब हम ठोस बेलन और खोखले बेलन की बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, खोखले बेलन को क्या मानना है? वलय जैसा, और ठोस बेलन को कैसा मानना है? चकती जैसा। तो ये वाली जो अक्ष है, ये वाली खोखले बेलन की, इसकी जड़त्व आघूर्ण का मान वही होगा जो अपन ने वलय के अंदर पढ़ा है mr²। और ये ठोस बेलन है, इसकी अक्ष है ये, इसके इसके जो जड़त्व आघूर्ण का मान है वही होगा जो चकती में पड़ा है, कितना है? mr²/2 है। अब अपने को परपेंडिकुलर बोले चाहे कुछ भी बोले, स्पर्श रेखा के सापेक्ष बोले, तो वो फॉर्म में से। तो अब अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ठोस गोला है, तो ये अपना एक ठोस गोला है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, जो व्यास के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है उसकी वैल्यू दे रखी है तुमको 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अपने को पूछ रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये वाली, इसकी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू बताओ। ये वाली वैल्यू दे रखा है 40, कितनी दे रखा है? इसकी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू 40 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि जो ठोस गोला होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष होती है उसकी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू 2/5 mr² होती है। इसका मतलब ये 40 है वो 2/5 के बराबर है, 2/5 mr² के बराबर है। अब क्या करेंगे अपन? इससे mr² की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि इसका जो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास का कितना है? 2/5 mr² है, 2/5 mr² है, उसमें ऐड करेंगे mr², क्योंकि अपन ने इससे इस अक्ष को कितना किसका है? r दूरी पर किसका है? समांतर अक्ष पर में लगाएंगे तो इसकी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू क्या आएगी? 2/5 mr², सेंटर ऑफ मास का mr², सेंटर ऑफ मास का जड़त्व आघूर्ण वो प्लस जितना किसका है उतनी दूरी का स्क्वायर इंटू द्रव्यमान। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7/5 mr² आएगा। लेकिन अपने को जो वैल्यू पता है वो किसकी पता है? 2/5 mr² की वैल्यू 40 है, तो 7/5 mr² की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं अपन, एक mr² की वैल्यू निकाल देते हैं, उसको 7/5 से मल्टीपल कर देते हैं। तो इसको 5 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो mr² की वैल्यू कितनी आएगी? mr² बराबर कितना आएगा? 5/2 इंटू 40, और अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 100। तो mr² की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो mr² की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 100 आई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 रखेंगे, तो 7/5 इंटू 100, और जब इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, 5 को काटेंगे 100 से तो कितना आएगा? 20, और 20 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 140 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 140, आंसर आएगा। कितना आएगा? 140। तो इस अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण का जो मान है वो कितना आया? इस अक्ष के जो जड़त्व आघूर्ण का मान है वो कितना है? 140 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। एक और करते हैं अपन, एक और वस्तु के बारे में देखते हैं कि छड़ का जड़त्व आघूर्ण। तो जैसे ये अपनी एक रोड है लोहे की या किसी भी मेटल की एक रोड है, सरिया जैसे। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो होती है ये वाली लाइन, ये क्या है? इसकी अक्ष है। क्या है? अक्ष है। तो आपको एक ही जड़त्व आघूर्ण ध्यान रखना है इसका, इस वाले रोटेशन ऑफ एक्सिस का। ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास हो गया। ये क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ मास। क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। तो इस छड़ का सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत, क्योंकि अक्ष तो ये है, इस अक्ष की क्या है? लंबवत है, 90 डिग्री पे बाहर की तरफ। तो ध्यान रखना आपको, छड़ के अक्ष के लंबवत सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रोटेशन ऑफ एक्सिस का जो जड़त्व आघूर्ण है उसकी वैल्यू होती है ml²/12। कितनी होती है? ml²/12। एल क्या है? इसकी लेंथ है छड़ की। एल क्या है? इसकी लेंथ है। तो आपको ध्यान रखना है कितना होगा इसकी वैल्यू कितनी? ml²/12। अगर ये पूछा जाए अपने को, ये वाली एक्सिस के बारे में पूछा जाए, तो इस एक्सिस का कैसे निकालेंगे? ये क्या है? इस वाली एक्सिस के पैरेलल है ये,
इसकी दूरी कितनी हो जाएगी L/2, कितनी हो जाएगी दूरी L/2। तो इसको कितना किसका है L/2 किसका है। इसमें क्या करेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे इसका जड़त्वागुण का मान। I बराबर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से जो गुजरने वाली एक्स है उसके जड़त्वागुण का मान प्लस मास इसका m मान लेते हैं छड़ का, और कितना किसका है L/2 दूरी किसका ही है। इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे। तो कैसे निकालेंगे जड़त्वागुण। I बराबर कितना होगा सेंटर ऑफ मास का कितना है mL²/12 प्लस m l का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। 12 में एक बार डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा mL² आएगा, mL² आएगा प्लस इधर 4 को 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 mL² आएगा। इधर दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा mL²/3। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो जड़त्वागुण का मान आएगा रोटेशन ऑफ एक्सिस का कितना आएगा mL²/3, और इसका नाम क्या है छड़ की तल के लंबवत है, छड़ की तल के लंबवत है और इसी एक सिरे से होकर के गुजर रही है। उस अक्ष का जो जड़त्वागुण है वो कितना होता है mL²/3, और छड़ के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली तल के लंबवत उसका जड़त्वागुण का मान कितना होता है, उसके जड़त्वागुण का मान कितना होता है mL²/12। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2L लंबाई की छड़ें है, रोड है, 2L लेंथ की रोड है जो एक दूसरे पे जुड़ी हुई है इस पॉइंट पर। ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट, ये जो मैं ब्लैक कलर का कर रहा हूँ इस पॉइंट पर जुड़ी हुई है। और ये क्या है रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये ए से घूम रही है, दोनों ए से घूम रही है चारों तरफ इसके रोटेशन ऑफ एक्सिस के, ए से चारों तरफ घूम रही है दोनों छड़ें। इसकी जड़त्वागुण का मान निकालना है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस वाली छड़ को देखते हैं अपन, इस वाली छड़ की बात करते हैं। इस वाली छड़ का तो रोटेशन ऑफ एक्सिस ये हो गया। तो इस वाली छड़ का डायग्राम बनाते हैं अपन इधर साइड में। तो ये छड़ हो गई है L लेंथ की छड़ हो गई, और ये इसका क्या हो गया रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया। तो अपने को पता है ये इसके द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजरती है अभी पहले देखा अपन ने, उसके सेंटर उसका जड़त्वागुण कितना होता है mL²/12 होता है, और जो यहाँ पर किनारों से गुजरती है उसका कितना होता है mL²/3 कितना होता है mL²/3। अभी जस्ट पहले सोल्व किया mL²/3 होता है। तो इसकी जड़त्वागुण का मान तो mL²/3 आ गया। सेम वो वाली छड़ है दूसरी वाली ऐसे है, वो भी क्या है L लेंथ की है, क्या है वो भी L लेंथ की है, और उसका भी ये क्या है रोटेशन ऑफ एक्सिस है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो उसके भी जड़त्वागुण का मान कितना हो जाएगा mL²/3 हो जाएगा, और दोनों के जड़त्वागुण को ऐड करेंगे तो इस पॉइंट पर टोटल जड़त्वागुण आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/3 mL² है, दोनों को ऐड करेंगे 2/3 mL² है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, यही इसका क्या है आंसर है। क्योंकि इस पॉइंट पर इस वाली छड़ का, ये वाली छड़ है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वागुण वो कितना था mL²/3 है, और इस वाली छड़ का भी कितना है यहाँ पर mL²/3, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा